वेलकम टू द पाठशाला। ये मॉक टेस्ट 9 का सोल्यूशन है। ये 8 सितंबर का पेपर था। ये जो है, अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाइव क्लासेस का डेमो अभी कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। टीयर 2 में हम लाइव क्लासेस चलाएंगे। अभी चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की पहले, तो ये वर्ड है इंडोलेंट। आपको बताना है इंडोलेंट का जो है यहाँ पे सिनोनिम्स, वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस। इंडोलेंट का मतलब होता है अकर्मण्य। अकर्मण्य अगर हम हिंदी की बात करें, मतलब जो काम ना करता हो, क्या हो, जो काम ना करता हो, अकर्मण्य। तो लेजी, क्या लेजी, लेजी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सपेंसिव आप लोग जानते हैं, एक्टिव, हैप्पी, ये सारे के सारे इजी वर्ड है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है ढीठ। क्या होता है? ढीठ, जो अड़ा रहे, अपने जिद पे अड़ा रहे। तो इसका जो सिनोनिम्स यहाँ पे बजाने के बजाय अपोजिट बताना, सॉरी, तो यहाँ पे जो इसका इंसॉलेंट का अपोजिट होगा वो होगा कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब होता है जो ढीठ ना हो, जो मैनर में रहे। क्या? जो मैनर में रहे, जो सदाचार में रहे। तो कॉर्टियस इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। और कुछ वर्ड है जिनके मतलब जान लेते हैं। लेजी का मतलब आप लोग को पता है, स्क्रप्लस। स्क्रप्लस का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। और इमोलियंट, ये एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, बुक में जल्दी मिलता नहीं है। इमोलियंट का मतलब होता है शांत करने वाला। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही हो, दो लोगों के बीच में गुस्सा हो, तो शांत करने वाले को बोलते हैं इमोलियंट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की, कि 78 में जो है आपको बेनिफिशियरी की स्पेलिंग बताना है। ये स्पेलिंग करेक्ट है, BENEFICIARY होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 में आपको बताना है कि ये सेंटेंस में कहाँ एरर है। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजीशन आई वुड हैव रिफ्यूज द ऑफर। जब भी ये हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन आता है तो हमें बस ये चेक करना रहता है कि ये हैड और वुड हैव सही से रखा गया नहीं। जब भी ये वाला सेंटेंस आता है हमेशा हैड और वुड हैव को चेक करना रहता है। बहुत कम केसेस होते हैं जब कुछ और पार्ट में इरर रखा जाता है। तो यहाँ पे हैड एंड वुड हैव का कॉम्बिनेशन सही है, देन इसका डी पार्ट जाएगा, इसमें कोई इरर नहीं है। बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 80 की, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड दियर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। उसके माता पिता अक्सर करके होता क्या है कि वो ऊटी में समर स्पेंड करते थे, लेकिन इस बार क्या है, वो दार्जिलिंग में करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही से समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दार्जिलिंग में वो इस बार करने वाले हैं, इसके पहले जो है वो ऊटी में करते थे। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको पास्ट में और ये प्रेजेंट में सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि ये जो यूजुअली वर्ड है, ये वर्ड आपका ये बता रहा है कि उनका ये रूटीन एक्शन है, उनका ये रूटीन एक्शन है, ये करते हुए चले आ रहे हैं। वो हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड दियर समर इन ऊटी, वो ऊटी में वो अपना समर स्पेंड करते चले हुए आ रहे हैं, ये उनका रूटीन एक्शन है। बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग, इस बार वो दार्जिलिंग में कर रहे हैं, लेकिन उनका रूटीन में थोड़ा सा बदलाव है। हो सकता है आगे फिर वो ऊटी में कंटिन्यू रखें। तो ये जो है पास्ट में ना होके सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। तो स्पेंट यहाँ पे जो है V2 फॉर्म में है, तो इसका जो है फर्स्ट फॉर्म होगा वो V1, वो होगा स्पेंड। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड दियर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। तो इसका जो ए पार्ट होगा वो सही होगा, यहाँ पे स्पेंड की जगह स्पेंड होना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की, ही लॉस्ट हियर्ड बिकॉज ही कुड नॉट कोप अप विथ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है कि कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता है। तो बी पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 82, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड। कॉल्ड यहाँ पे साफ साफ आपको पता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना। तो कॉल ऑफ डबल ऑफ होता है, OF नहीं होता है। तो बी पार्ट इसका ऑप्शन होगा। बात करें 83 की, द मैनेजमेंट गेव अस टू विद द न्यू कैरिकुलम। अब यहाँ पे आपको इन वर्ड्स में से फिट करना है कि क्या फिट बैठेगा। यहाँ पे होगा गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है किसी काम के साथ आप आगे जाओ, करो। द मैनेजमेंट गेव अस टू गो अहेड विद द न्यू कैरिकुलम। उसने न्यू कैरिकुलम पकड़ाया और ये बोला कि आगे जाओ, इसके साथ काम करो। तो गो अहेड यहाँ पे सही जो है फ्रेज होगा। बात करें 84 की, माउंट एवरेस्ट हैज अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वर्ल्ड हाईएस्ट गार्बेज डंप। यहाँ पे हाईएस्ट है, जैसे आप लोग जानते हो कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन गार्बेज और डंप भी है। तो गार्बेज डंप ऐसा है, यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट गार्बेज डंप है। तो यहाँ पे मार्क
डिस्गस्टिंग, डूबियस एंड डिसमल में आपको ऑप्शन चूज करना है। तो डिस्गस्टिंग का मतलब होता है जो बहुत बुरा हो, डिसमल का मतलब होता है ग्लूमी, उदास, सैड, इस तरीके के मीनिंग्स इसके होते हैं। तो डिसमल और डिस्गस्टिंग में आप डाउट नहीं करोगे, पर मार्क्ड आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आसानी से लगा देंगे, मार्क्ड डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ड हाईएस्ट गार्बेज डंप। बट यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है डूबियस। डूबियस मतलब डाउटफुल, डाउटफुल डिस्टिंक्शन है उसके पास कि वो हाईएस्ट गार्बेज डंप है कि नहीं है। माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ द वर्ड हाईएस्ट गार्बेज डंप। अब बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 84 की, ये है आपको बताना है इडियम्स के मतलब। एज ड्राफ्ट एज ब्रश, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। स्टीमरी सिलीज का मतलब होता है, इन ए नटसेल का मतलब होता है ब्रीफली एंड कंसाइजली। 2016 में कई बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं जो आया हुआ है। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कि हर प्रयास करना। ट्राई ऑल ट्रिक और वर्क वेरी हार्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ट्राई ऑल ट्रिक नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा वर्क वेरी हार्ड। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है हर तरीके का प्रयास करना, मतलब बहुत मेहनत करना, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट नहीं जाएगा। बात करें 88 की, प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द एजम्पशन ऑफ ट्रूथ। एक तरीके का जो है स्टेटमेंट बताना या बोलना या रीजनिंग के बेसिस पे जो सच से थोड़ा सा परे हो, सच जाने बगैर। प्रोपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द एजम्पशन ऑफ ट्रूथ, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। जैसे आप साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा। बायोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग मतलब एक हाइपोथेसिस बताते हैं, मतलब ये बताती कि ऐसा हुआ होगा। सच था ऐसा कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से एक थ्योरी रखते हैं, एक थ्योरी रखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो वो जो थ्योरी होती है, वो जो प्रोपोजिशन वो मेड करते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाइपोक्रेसी होती है कि किसी के विषय में कुछ बोलना, इस तरीके का बुरा तरीके से बोलना। हाइपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा टैक्स हाइपर टैक्स हो जाता है। इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है स्टोइसिज्म। परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार मेहनत करते रहना, लगे रहना। टॉलरेंस का मतलब टॉलरेट करना। रेडिकल का मतलब आप लोग जानते हो, रेडिकलिज्म उसी से बना हुआ वर्ड है। बात करें 90 की, नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट नॉट एट एन एडल्ट, इसका जो है आपको वन वर्ड बताना है। तो ये होता है कि अगर वो चाइल्ड भी नहीं है और यंग भी नहीं हुआ, तो 13 से 19 साल की एज को बोलते हैं। एडोलेसेंट इसका लेते हैं। जुनाइल मतलब किशोर होता है। यंगस्टर मतलब जानते हो आप लोग कि यंग से रिलेटेड है। योकल का मतलब नहीं पता होगा, योकल का मतलब होता है गवारू। बाकी के वर्ड इजी थे, सिर्फ योकल ही एक वर्ड था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। यहाँ पे नीचे अंडरलाइन नहीं था, लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट अंडरलाइन रहा होगा। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, ये बीच में ऑफ नहीं लगेगा। आई बॉट 4 डजन मैंगोज इस तरीके से रहता है, ऑफ नहीं लगता है बीच में। बात करें 92 की, आई हैव स्टिल टू मीट ए पर्सन हु इज परफेक्टली सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। आई हैव स्टिल टू मीट ए पर्सन, हमें अभी भी उस पर्सन से मिलने की जरूरत है, मतलब अभी भी मैं ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूं जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है। सेंटेंस ये आपको बनाना है। तो आई हैव स्टिल टू मीट नहीं होगा, आई एम येट टू मीट होगा। आई एम येट टू मीट होगा, ये सेकेंड पार्ट जाएगा। बात करें 93 की, Would you find one absent? Please don't forget to leave a message behind. ये एक ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत मुश्किल है करेक्ट करना। जिसके पास अच्छी इंग्लिश की नॉलेज होगी वही करेक्ट कर सकता है। इवन तो मैं भी होता एग्जाम में बैठा हुआ, तो इस सेंटेंस को सिर्फ मैं तुक्के में सही कर सकता था, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि वुड यू फाइंड वन absent, यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग इस तरीके से है कि अगर आप किसी को absent पाओ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड। तो अब जो है अपने पीछे एक मैसेज छोड़ना मत भूलो, ऐसा कुछ कह रहा है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड। तो उड की जगह पे यहाँ पे शुड लिया गया है, शुड यू फाइंड, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अब बात करें जो है 94 की, किम इज टू इम्पेशेंस विथ टॉलरेटिंग एनी डिले। हमारा जो ग्रामर का अगला लेक्चर है वो इसी चीज पे है। हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं, कंजक्शन में जो है टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है, और ये होता है जब ये बताते हैं कि कोई आदमी क्वालिटी में है लेकिन वैसा कर नहीं रहा है, मतलब टू टू एक तरीके की निगेटिव मीनिंग रखता है। तो किम इज टू इम्पेशेंस विथ नहीं टू टॉलरेट, टॉलरेटिंग भी नहीं होगा, टू टॉलरेट एनी डिले, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। ये अभी हम ग्रामर के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं हो सकता है कि रात को ग्रामर का लेक्चर जो है प्रिपेयर करके अपलोड करूं, तो आप लोग उसको सुबह देख सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है रात को बहुत ज्यादा डिले हो जाए तो मैं सुबह ही अपलोड करूंगा। आई पर्पजली डिड दैट विथ ए व्यू टू, यहाँ पे ये देख रहे हैं विथ ए व्यू टू, ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया था कि विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, तो ऑफेंड नहीं होगा, ऑफेंडिंग होगा, तो थर्ड पार्ट जाएगा। बात करें जो है अब पैसेज की,
और पैसेज ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड पैसेज है, तो वर्ड थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो प्लीज़ नीचे कुछ कहिएगा मत यार। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। ये पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिस्कस कर दूँ। द एंटीजन एंटीबॉडी immunological reaction is used to be regarded typical of immunological responses. Antibodies are protein synthesized. Antibodies are protein synthesized by specialized cells called plasma cells, which are formed by lymphocytes, cells from the lymph system. When an antigen, a substance foreign to an organism body, comes in contact with lymphocytes, two important manifestation, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, two important manifestation of antigen antibody immunities are lysis, the rapid physical rupture of antigenic cells, and the liberation of their contents into the surrounding medium. And phagocytosis, a process in which antigen particles are engulfed by and very often digested by macrophages and polymorphs. The process of lysis is executed by a complex and unstable blood constituent known as complicent. ये जो मैं वर्ड राउंड कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा इनको. Which will not work unless it is activated by specific antibodies. The process of phagocytosis is greatly facilitated when the particles to be engulfed are coated by a specific antibody directed against them. अब ये बायोलॉजी का वर्ड है, आप ऐसे समझिए कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए पैसेज बहुत ईजी होगा, वो चुटकियों में बता देंगे. जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे उनके लिए थोड़ी, जिनकी इंग्लिश वीक होगी उनके लिए वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट है, इसकी मीनिंग समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे ये पैसेज में आपको अगर मीनिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ भी मीनिंग वगैरह मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको कीवर्ड पकड़ना सिखाया है तो आपको यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना है. अब चलिए बात करते हैं कीवर्ड कैसे पकड़ते हैं. वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, मैंने ये मैनिफेस्टेशन वर्ड राउंड किया था ऊपर. अब द एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी इज लाइसिस वाइल द अदर इज. यहाँ पे क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया कि वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट, मतलब कोई दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें से एक मैनिफेस्टेशन है दूसरा पूछ रहा है. तो अब जहाँ पे ये कीवर्ड मिला था बस वहीं पे चलते हैं. कहाँ पे? जहाँ पे मैनिफेस्टेशन मिला था वहीं पे चलते हैं. ये देखिए मैंने मैनिफेस्टेशन यहाँ पे लगाया था और इसके पहले लिखा हुआ है टू इंपॉर्टेंट, और दो इंपॉर्टेंट में एक मैनिफेस्टेशन आपको यहां मिल गया. अब इसी में आगे आपको ढूंढना है कि दूसरा वाला कौन सा है. टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटीज आर लाइसिस. एक दे दिया आपका लाइसिस, द रैपिड फिजिकल रैप्चर ऑफ एंटीजेनिक सेल्स एंड द लिबरेशन ऑफ देयर कंटेंट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम. अब आपको दूसरा वाला ढूंढना है. तो लाइसिस का ये देखिए, लाइसिस के विषय में आगे बढ़ा रहा है, दूसरा नहीं है. एंड फाइगोसाइटोसिस, ये दूसरा वाला आपका क्या है, फाइगोसाइटोसिस, ये दूसरा वाला है. तो यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटीज आर लाइसिस, द रैपिड फिजिकल रैप्चर ऑफ एंटीजेनिक सेल एंड द लिबरेशन ऑफ देयर कंटेंट इन द सराउंडिंग मीडियम. तो ये लाइसिस का यहां से यहां तक जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड फाइगोसाइटोसिस ए प्रोसेस इन विच, ये दूसरा वाला ये दिया है फाइगोसाइटोसिस. तो अब ऑप्शन चेक कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा था. वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, दो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी लाइसिस. एक लाइसिस था, दूसरा आपको बताना है. दूसरा क्या था आपका, फाइगोसाइटोसिस. तो ऑप्शन नंबर 4. तो इस तरीके से कीवर्ड पकड़ते हैं. अब बात करें व्हाट आर एंटीबॉडीज. व्हाट आर एंटीबॉडीज, जहां पे एंटीबॉडीज दिया है सीधा वहीं चलते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है. कहीं ना कहीं दिया होगा एंटीबॉडीज क्या है सिस्टम में, तभी पूछा होगा. एंटीबॉडीज देखिए यहीं पे दिया है पहली लाइन में. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल. तो एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड. देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया आपके पास, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, और रिवर्स ऑर्डर में दिया है सिंथेसाइज्ड प्रोटीन. तो ऑप्शन नंबर 3. इसी तरीके 98 का व्हाट हैपेंस व्हेन एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट विद लिम्फोसाइट्स. अब यहां पे जाके ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो है 98 का जो ऑप्शन है वो सेकंड है. प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड, कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एंटीजन कम्स इन कांटेक्ट विद लिम्फोसाइट. एंटीजन जब लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या बनता है, प्लाज्मा. ध्यान से पढ़ेंगे मिल जाएगा आपको. 99 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे. एक मैंने ये राउंड किया था कॉम्प्लिसेंट को लेके, तो मैं बैक साइड पेज पे नहीं जा सकता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. कॉम्प्लिसेंट इज ए ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, ये दिया हुआ था, आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ था. अब बात करें 100 का. Phagocytosis is a process in which antigenic particles are by and very often digested by macrophages and polymorphs.
अब देखिए यहाँ पे कौन सा कीवर्ड आपको मिला था, इनगल्फ मैंने 2 जगह राउंड में किया था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इनगल्फ, तो इसका जाएगा 4th। तो इस तरीके से आप कीवर्ड पकड़ के आसानी से जो है, अगर तब भी पैसेज आया जिसके आपके वर्ड्स नहीं पता है तो सिर्फ कीवर्ड पकड़िए, कीवर्ड पकड़ के काम चल जाता है। तो कीवर्ड पकड़ना सीखिए। टाइप 1 आ रहा है, अभी जब टाइप 2 आएगा, जब टीयर 2 में आएगा, तब वहां पे इसके विषय में डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको टाइप 1 पैसेज ना मिले। टीयर 1 में इतना सारा उनको पैसेज बनाना है तो वो टाइप 1 ही बताएंगे, क्योंकि 51-52 सेट बनाना होता है। तो समझ रहे ना कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं बना सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।